वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स कैसे हो। आज फिर मैं आपके सामने पॉलिटिक्स का चैप्टर लेके आया हूँ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स आज हम इन फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। सांसद पर आज हम डिस्कस करेंगे कि सांसद में क्या दिया गया है, इसका कौन सा आर्टिकल है, इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बार बार रटने से नहीं आते। आज मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा उन क्वेश्चनों पर आप कैसे वर्क करना है फ्रेंड्स। तो हम उन क्वेश्चनों को आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड आज का वीडियो आपको आज आपके लिए मैं वीडियो बहुत अच्छा ले गया हूँ फ्रेंड्स, आप इसे। तो फ्रेंड्स अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम आज करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट्स के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट के बारे में हमारे संविधान के भाग 5 में हमारे पार्लियामेंट्स के बारे में बताया गया है। और भाग में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल बताया गया 79 में। 79 से लेके 122 तक इनका सारे प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इनकी शक्तियाँ, इनकी कौन कौन सी कार्य होते हैं उनके बारे में हमारे 79 से लेके 122 तक इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं संसद क्या है। संसद का काम क्या है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। विधायी अंग होता है केंद्र सरकार का। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है। फ्रेंड्स मैंने आज आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स तैयार किए फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्क्रीन पर। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनको मैं डिटेल से आज आपको बताऊंगा। कौन से क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से पेपर्स में आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेकेंड लाइन में। तो इसमें क्या दिया, संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। कौन सा मिनिस्टर फ्रेंड्स, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आप लास्ट ईयर्स के पेपर्स को उठाकर देख सकते हो। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें बताया गया संसदीय प्रणाली को सरकार का क्या कहता है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप फोकस से करना फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपके सामने मेन क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं भारतीय संसद के 3 अंग। फ्रेंड्स काफ़ी लोगों को क्या होता है, काफ़ी लोग कहते हैं पार्लियामेंट के, हमारे संविधान में जो पार्लियामेंट सांसद दी गई है उसके 2 अंग ही होते हैं। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता फ्रेंड्स, पर मायने में रखे तो इसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग के बिना हमारा पार्लियामेंट पूरा नहीं होता। यदि इसमें 3 अंग दिए जाते हैं, 3 अंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से अंग है, जिसमें आता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो अब फ्रेंड्स देखते हो आप, इसके 3 अंग बताए गए हैं। फर्स्ट में बताया गया राष्ट्रपति, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता राष्ट्रपति को भी इसका अंग माना जाता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति भी इसका अंग होते हैं। सेकेंड आज इसके बारे में आज फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे, वो टॉपिक से हमारा लोकसभा, जिसे क्या कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंग के बारे में बताया 3 अंग। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, यहीं से पूछे जाते हैं। और से थर्ड क्या हमारा राज्यसभा। तो ये 3 अंग होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो फर्स्ट आज हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक रहेगा हमारा लोकसभा पर ही रहेगा, हाउस ऑफ पीपल, उसके ऊपर ही हमारा आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है, 1944 से पहले जनता का सदन, लोकसभा को क्या किस नाम से जाना जाता था, क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स बार बार। जनता का सदन किसे कहा जाता था, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था। और 1954 के बाद इसमें इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, लोकसभा। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, अब इस पर ही हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को क्यों अंग माना जाता है, राष्ट्रपति क्यों अंग होता है, इसके बारे में बात करें। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं फ्रेंड, इसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पर दिया, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते, पर वह संसद में बैठते हैं। संसद के सदस्य नहीं होते फिर भी संसद में बैठते हैं, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी बिल तब तक, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है, राइटिंग में साफ साफ लिखा है फ्रेंड्स, दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देते। जब तक कोई कानून नहीं बनेगा, कोई कानून लागू नहीं होगा जब तक हमारे राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको खास ध्यान रखना है। कोई भी
अगर कानून बनाना है, कानून को पास करना है, तो हमारे राष्ट्रपति का उसमें होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना कि हमारे भारतीय संसद के 3 अंग है। तो फ्रेंड्स फिर मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, हमारी भारतीय संसद के 3 अंग है, उसके बारे में बताया राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स क्या जैसे हम बताया गया संसदीय प्रणाली, जो हमारी संसद है उसके बारे में डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स बात करते हैं संसद के बारे में। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है फ्रेंड्स। कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि हमारी भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली वो कहाँ से ली गई है, तो वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा हम संसदीय प्रणाली, जैसे हमने हमारे देश में संसद के बारे में डिस्कस किया, उसी तरह मैं आपको बताता हूँ ब्रिटेन में क्या होता है। तो ब्रिटेन में भी हमारे तरह ही 3 ही अंग होते हैं। वहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट अंग को क्या जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। फ्रेंड्स जैसे हमारे 3 अलग अलग अंग होते हैं, उसी तरह ही तो फर्स्ट मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर फर्स्ट क्या होता है? ताज, जिसे फ्रेंड हम कहते हैं ताज। ये ताज का क्या सिस्टम होता है? वहाँ पर जैसे वहाँ राजा रानी का ही जैसे शासन चलता है, पहला राजा होगा, रानी होगी, राजा होगा, इसी तरह ही वो शासन चलता रहता है। तो इसके भी 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं फ्रेंड्स? 3 अंग। ब्रिटेन में भी फर्स्ट मैंने बताया ताज, सेकंड पर बात करी हाउस ऑफ लॉर्ड के बारे में बताया गया, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसे हमारे भारत में 3 अंग है संसदीय शासन प्रणाली में, उसी तरह ही ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है उसमें भी 3 अंग है। वहाँ पर ये मैंने बताया, जैसे हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इसी तरह ही वहाँ पर भी बताया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम थोड़ी और बात करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका के बारे में बात करें फ्रेंड्स, अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में भी अमेरिका के बारे की संविधान की बात करें तो क्या अमेरिका की बात करें तो फ्रेंड अमेरिका में संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका की संसद है उसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस, कांग्रेस की नाम से जाना जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है? उसके जैसे हमारे ऊपरी हाउस होता है, उसी तरह ही हमारे अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए रिलेटेड क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आया फ्रेंड्स। तो सीनेट कहा जाता है ऊपरी सदन को, और जो सेकंड सदन है वहाँ का जो लोअर सदन होता है उसे कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो अमेरिका के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया फ्रेंड। इससे क्या होता है? रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करते जाएंगे तो अच्छे से हमें याद होता जाएगा फ्रेंड्स। क्या थोड़ी सी नॉलेज का बेसिक होता है फ्रेंड्स, ज़्यादा हमें रटने से कुछ नहीं होता, आपको नॉलेज प्राप्त करना है फ्रेंड। नॉलेज पर फोकस करो, रटने से कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स अच्छे से नोट्स तैयार किए, आप भी अच्छे से नोट्स तैयार करना और अच्छे अच्छे पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिखते जाना। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट में फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो उसमें ही हम बात करते हैं लेजिस्लेचर के बारे में। तो लेजिस्लेचर के अंदर ही हमारे पार्लियामेंट्स के बारे में बताया गया है। तो हम नेक्स्ट फ्रेंड्स चलते हैं इसके ऊपर। पार्लियामेंट्स में बताया गया है राज्यसभा, लोकसभा। इसके ऊपर तो वैसे ही मैंने फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्कस किया था स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको अच्छा लगे तो आप ये नोट्स भी बना सकते हो फ्रेंड्स। राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा बताया है, मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं, वर्तमान में कौन से सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, अधिकतम कौन से हैं, तो इसके बारे में थोड़ा फ्रेंड्स ये बताया। अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो फ्रेंड्स इसके बारे में, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, बता दिया मैक्सिमम सदस्यों के बारे में बताया, तो ज़्यादा खास नहीं है फ्रेंड्स इसमें। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं संसद। तो संसद क्या? भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी संविधान की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। फ्रेंड्स क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अब बात करें भारत की संसद के बारे में। संविधान में 79 अनुच्छेद में बताया गया है भारत की एक संसद के बारे में, जिसके 3 अंश हो गए। इसके बारे में तो अभी ऊपर डिस्कस किया ही है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैं बेसिक आपके साथ मैं डिस्कस नहीं करूँगा फ्रेंड्स। इसे ऊपरी कहते हैं, इसे नीवन सदन कहते हैं, उसे लोअर हाउस कहते हैं, उसे अपर हाउस कहते हैं, ये सभी को पता होता है फ्रेंड्स। बेसिक के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। तो आगे हम डिस्कस करते हैं
तो लोकसभा के बारे में बता दिया है। तो आर्टिकल किस में, आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया, जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आज जो मैं कराने जा रहा हूँ आपने आगे कहीं से नहीं किया होगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखते जाना फ्रेंड्स, बहुत अच्छे ढंग से करा रहा हूँ फ्रेंड्स। आज मैंने नोट्स तैयार किए हाथों से अच्छे मेन पॉइंट को मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया। जैसे आपको पता है ये बेसिक, तो निम्न सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, तो इसके बारे में तो थोड़ा थोड़ा पता ही होता है, लोअर हाउस, अपर हाउस, ये डिस्कस करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हम अनुच्छेद आर्टिकल 79 में लोकसभा के बारे में, हाउस ऑफ पीपल के नाम से, हाउस ऑफ पीपल का नाम कब दिया गया था फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये अभी क्वेश्चन आया एग्जाम, लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हाउस ऑफ द पीपल किसे कहा जाता है, ये नाम किसे दिया गया था और कब दिया गया था, तो ये 1944 में नाम दिया गया था। तो फ्रेंड बात करें इनकी योग्यताओं के बारे में, तो इनके बारे में क्या दिया गया, ये संसद का निम्न सदन है, ये फ्रेंड्स पता ही आपको सभी को पता होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करती है, जनता के द्वारा किया जाता है, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जिसकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे करा रहा हूँ तो कई फ्रेंड्स कहेंगे ये तो हमें पता है 5 वर्ष होती है, ये तो हमें ये भी पता है कि निम्न सदन है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आगे चलते जाओ मेरे वीडियो में, जो आगे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ना फ्रेंड्स, उसे देखते रहोगे आप, जो मैंने अच्छे से कॉन्टेक्ट, ये नहीं है फ्रेंड्स मैंने बता दिया 5 ईयर के बारे में बता दिया, सिंपल सा सीधा बता दिया। तो आगे फ्रेंड इसके बारे में डिस्कस करूंगा, कब इसे बताया गया था, कब इसे घटाया गया था, ये 5 वर्ष कैसे हुआ था, इसके ऊपर फुल डिटेल से आगे वीडियो में देखते जाओ फ्रेंड्स आप। तो कैसे डिस्कस करते हैं आप, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है योग्यता फ्रेंड्स, भारत का नागरिक होगा, न्यूनतम 25 ईयर्स बताया गया है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए इतनी हमारी एज होनी चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखो लिखा है योग्यता के बारे में फ्रेंड्स बता दिया, भारत का नागरिक 25 ईयर, और लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन भी आ सकता है भी हमारी लोकसभा की सीटें कब तक नहीं बढ़ाई जा सकती, ये है 2026 तक हमारी लोकसभा की सीटें को नहीं बढ़ाया जाएगा। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा, इस पर सभी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, आप चिंता मत कीजिए फ्रेंड्स, देखते जाइए मेरी वीडियो को। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स इनकी लोकसभा के सदस्यों की संख्या पर। तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में हमारे 545 के बारे में बताया गया है। यहाँ से बताए तो 543 के बारे में 2 एंग्लो इंडियन से लिए जाते हैं, और 530 हमारे राज्य से लिए जाते हैं, और 13 हमारे केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर तो फ्रेंड्स पता ही होता है सभी को, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब हम मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम कितने होते हैं, 552 होते हैं, 552। जो अधिकतम चुने जाते हैं वो होते हैं 15। और दो एंग्लो इंडियन से चुने जाते हैं उसके बारे में बताया, राज्यों से कितने जाते हैं, राज्यों से 530 चुने जाते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं, यहाँ पर 20 होते हैं। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं, 13 के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर 7 ज़्यादा कहाँ से होते हैं, वो 7 जो ज़्यादा होते हैं वह हमारे केंद्र शासित प्रदेश से ही 7 ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें एंग्लो इंडियन के बारे में, जो चुने जाते हैं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उनको चुनते हैं, तो उसके बारे में कौन से आर्टिकल्स में बताया गया, इसके बारे में 331 के आर्टिकल में इसका बताया गया है, आंग्ला भारतीय समुदाय के बारे में बताया गया। कौन सा आर्टिकल है, 331 आर्टिकल में बताया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हमारी संसद में राष्ट्रपति कितने लोगों की नियुक्ति करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो हमारे जो कुल करता है वो होती है 12 लोगों की, वो सॉरी फ्रेंड्स 12 नहीं 14 होते हैं, कुल होते हैं वो 14 होते हैं, 12 हमारे राज्यसभा से और 2 हमारे लोकसभा से चुने जाते हैं, और कुल संख्या पूछी जाए तो कुल संख्या होती है 14। तो फ्रेंड्स इसके बारे में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होता है कौन, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में क्या क्या आता है, जैसे फ्रेंड्स बता रहा हूँ मैं आपको, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, अन्य विभाग के मंत्री और उप मंत्री, ये सभी हमारे मंत्रिपरिषद में आते हैं। तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसे कहते हैं हमारे राष्ट्रपति।
तो राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा बात करें तो 75 में इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जो इनकी नियुक्ति होगी उनके बारे में बताया गया। हमारे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और 75 आर्टिकल में अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति है जो हमारे प्रधानमंत्री के सलाह पर ही की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या कैबिनेट मंत्री थोड़े ऊपर लेवल के मंत्री होते हैं, इनके बड़े बड़े कार्य संभालने का काम इनका होता है। तो बात करते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री क्या करते हैं? राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सलाह देने और थोड़ा सा कार्य में मदद करने का काम हमारे राज्य मंत्री के पास होता है। तो बात करें कि हमारे लोकसभा के सदस्यों का द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के मेंबर को लोकसभा के सदस्यों में से ही सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो फ्रेंड्स आगे हम डिस्कस कर रहे हैं मंत्रिपरिषद को सरकार कहते हैं। आपको पता ही है फ्रेंड्स, तो मंत्रिपरिषद को ही हम सरकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं और इनको किस तरह से बांटा जाता है, किस तरह से इनके अंदर बताया गया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अमेंडमेंट के बारे में। तो 91वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा फ्रेंड्स 91वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कब हुआ था? 2003 में हुआ था फ्रेंड्स। तो इसके तहत क्या है, हमारे मंत्रिपरिषद जो हमारे मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। फ्रेंड्स जो बात करते हैं जो हमारे मंत्रिपरिषद है तो उनके जो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका 15% से, जैसे हमारे वर्तमान में कितने हैं 545 का 15% से ज़्यादा हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकते। तो सहित किसके? प्रधानमंत्री के सहित ही होता है इसमें। तो हम 545 का 15% का निकालते हैं तो फ्रेंड्स हमारे 81 आता है। प्रधानमंत्री के साथ हमें 81 से ज़्यादा हम मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 81 82 53 होगा, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। तो जो हमारे इनसे ज़्यादा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गिनती नहीं होती। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा देख रहे थे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं खास बात नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसे लोकसभा में ही रखा जाता है। तो अब थोड़ा सा डिस्कस करें, जो क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स उनके बारे में थोड़ा आपको बता दें। तो पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे फ्रेंड? जीवी मावलंकर। और वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में कौन है? सुमित्रा महाजन। तो फ्रेंड्स वर्तमान में कौन है? सुमित्रा महाजन। तो अभी हमारे कौन सी लोकसभा के मेंबर्स चुने गए थे? तो वो कौन सी थी? 17वीं लोकसभा थी। कौन सी फ्रेंड्स? 17वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे अभी। तो आगे बात करें फ्रेंड्स शून्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो शून्यकाल क्या होता है फ्रेंड्स? जो संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के माध्यम जो समय होता है उनको ही हम शून्यकाल का समय कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोकसभा चुनाव प्रणाली के बेसिक प्रिंसिपल को देखते हैं। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चुनाव प्रणाली में बताया गया है, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो इसमें प्रिंसिपल को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हम अभी डिस्कस करेंगे फ्रेंड, डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक बार देख लो आप। तो एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और डायरेक्ट जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो बात करें प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में तो क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें पूरा जैसे यह मैंने दिया है, एक देश बना दिया क्षेत्र में, पूरा देश बना दिया, पूरे देश को कुछ एरियाज में बांटा जाता है फ्रेंड, छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया जाता है। तो हर क्षेत्र से एक एक व्यक्ति को लोकसभा में चुनकर जाएगा। एक एक मेंबर होता है जो लोकसभा में चुनकर जाएगा। यह क्या होता है फ्रेंड्स? इस क्षेत्र की तरफ से होता है, एरिया में बांट दिया जाता है। वहाँ से एक एक हर क्षेत्र का एक एक व्यक्ति पार्लियामेंट्स में जाता है, संसद में चुनकर जाता है लोकसभा में। तो बात करें फ्रेंड्स एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा।
ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा चुना जाता है, बस एक ही प्रतिनिधित्व चुना जाता है एकल सदस्य निर्वाचन में। फ्रेंड आपको समझ लग रहा है अच्छे से? मैं अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छे समझाने की फ्रेंड्स। तो आगे हम बात करें फ्रेंड डायरेक्ट निर्वाचन के बारे में। डायरेक्ट निर्वाचन क्या होता है फ्रेंड? डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में। तो इसमें क्या, जैसे हम बात करें हमारे प्रेसिडेंट के बारे में, तो एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स अब बात करें तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फ्रेंड इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बारे में। तो इनडायरेक्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं फ्रेंड्स। प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, उन्हें हम सीधा अपने द्वारा नहीं चुनते, हम उन्हें अपने पहले लोकसभा का चुनाव करवाते हैं। हम तो लोकसभा को चुनाव में जाते हैं, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यूनियन टेरेटरी के सदस्य, तो वो उनके द्वारा हमारे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट होता है फ्रेंड्स, इसमें कहता है हमारे डायरेक्ट सीधा ही जनता के द्वारा चुनाव करेगी, जनता सीधे तौर पर चुनाव करेगी, इसे कहते हैं हम डायरेक्ट चुनाव। तो आगे फ्रेंड्स बात करें तो फ्रेंड अब बात करते हैं 1988 से पहले मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 ईयर। क्या होता था 1988 में? क्या उन जो मतदान की आयु थी, हमारे वोट चुनाव करने की आयु थी, वो 21 वर्ष की थी। तो इसको घटाकर कब किया गया, कितना किया गया, इसके बारे में अभी बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स। तो क्या तो हमारा 61 जो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कब हुआ था? 1988 के द्वारा 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। क्या फ्रेंड कौन सा था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, मैंने लिखा यहाँ पर। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1988 के द्वारा 21 वर्ष ईयर से घटाकर कितना कर दिया गया था? इसमें कर दिया गया फ्रेंड्स, घटाकर 18 वर्ष किया गया था फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल क्या होता है, कितना होता है? तो फ्रेंड्स कार्यकाल के लिए बात करें तो इसका 5 ईयर 5 साल के लिए होता है। मंत्रिपरिषद की राय से 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा का भंग किया जा सकता, विघटन किया जा सकता है। ये किसकी किसकी अनुमति से होता है? हमारे मंत्रिपरिषद की राय से 5 वर्ष से। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको, रिपीट कर रहा हूँ। 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो ये कौन करते हैं? हमारे मंत्रिपरिषद की राय से ही भंग किया जा सकता है। तो नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड बात करें लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें लिखा है फ्रेंड्स 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया जाता है। मैंने फ्रेंड्स पहले आगे फर्स्ट में डिस्कस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कैसे 5 ईयर होती है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सभी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यही डिटेल होता है। वो नहीं कि 5 ईयर बता दिया उसके बारे में यह होता है, वो नहीं, अब डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बारे में फ्रेंड्स 5 ईयर से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो इसके बारे में आर्टिकल 83 के 2 में बताया गया है। और वो कब घटाई और बताई जा सकती है? वो हमारे इमरजेंसी टाइम में ही बताई जा सकती है। एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है। कौन से? एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स बात करें कब की गई थी, फर्स्ट टाइम ये कब की गई थी? तो यह 42 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था। कौन से? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप बार बार इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में। और अभी हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि इसको एक बार फिर 1978 में इसे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? वो संविधान संशोधन था, वो था 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे फिर 6 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई थी? 5 वर्ष के लिए कर दी गई थी। वो कब हुआ था फ्रेंड्स? 44 में संविधान संशोधन, कौन? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और कब हुआ था फ्रेंड्स? 1978 के तहत 1978 के तहत इसे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करें प्रत्येक जनगणना के पश्चात अनुपात समायोजन पर बात करते हो। क्या होता है? हमारी जनगणना कितने साल बाद होती है? 10 साल बाद हमारे जनगणना होती है। यहाँ पर लिखा 10 साल बाद हमारे जनगणना होती है। ये फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परिसीमन आयोग क्या होता है फ्रेंड्स? ये किसी को पता भी नहीं होता, वैसे कई से पता होता है, कई फ्रेंड्स को पता होता है, ज़्यादातर इनके बारे में डिस्कस नहीं करते। तो मैं फ्रेंड्स आपको डिस्कस डिटेल से बता रहा हूँ परिसीमन आयोग क्या होता है। तो इसके बारे में आर्टिकल 82 में बताया गया हमारे परिसीमन आयोग में
क्या इसके बारे में आर्टिकल 82 में बताया गया। हमारी संसद जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन करेगी, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 82 में। तो गठन हर 10 साल बाद किया जाना चाहिए, पर भारत में ऐसा नहीं होता। 10 साल बाद किया जाना चाहिए, पर हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम कितने बार परिसीमन आयोग गठित हुआ है, कब कब अब हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करें तो अभी तक हमारे भारत में 4 बार परिसीमन आयोग गठित हुआ है। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कब कब इसके बारे में गठित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हो आप, फर्स्ट टाइम कब हुआ था, पहली बार 1952 में पहली बार परिसीमन आयोग गठित हुआ। तो ये कब हुआ था, हमारे पहली बार हुआ था 1952 में हुआ था। और सेकंड टाइम कब हुआ था, 1962 में। और थर्ड टाइम कब हुआ था, 1972 में। और लास्ट कब हुआ था, 22 में। तो अब बात करें फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट में डिस्कस किया था कि हमारे 2026 तक सीटों को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इससे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता, इस तरह किस में लिखा गया, कहाँ बताया गया ऐसा। तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे फ्रेंड कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बात करें 84 में संविधान संशोधन के तहत, कब हुआ था 84 संविधान संशोधन, जो 84वां संविधान संशोधन वो हुआ था हमारे 2001 में। तो इसमें हमारे अगले 25 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, लोकसभा की सीटों को 25 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इसीलिए हम कहते हैं हमें 26 साल तक सीटों को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो फ्रेंड्स फर्स्ट में पहले बताया था मैंने 2026 तक नहीं बढ़ाया जा सकता। अब मैंने बताया है आपको डिटेल से क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता, कौन से अमेंडमेंट में दिया गया है और कब दिया गया था, इसके बारे में फुल हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड बात करें अब किस जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन हुआ, तो ये 70 और 97 में फ्रेंड्स, आपको पता ही इसको 1971 के तहत सीटों का आवंटन किया गया था। तो लोकसभा के कितने लोगों को पर एमपी होता है, लोकसभा में देखते हैं कितने लोगों पर एमपी होता है, इसके बारे में फ्रेंड थोड़ा सा बता देता हूँ। ये होता है 7,05,000 तक जो होता है, जैसे बात करें 7.5 लाख पर लोगों पर एक एमपी होता है। इस तरह हम सीटों का आवंटन किया जाता है। तो हम सबसे ज़्यादा देखिए स्वार्थिक सीटें लोकसभा की कहाँ हैं, तो इसके बारे में यूपी में सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स, यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। तो इसमें बात करते हैं कितनी सीटें हैं वहाँ पर। तो लोकसभा की वहाँ पर फ्रेंड्स 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 30 सीटें हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, और सबसे कम सीटों की बात की जाए तो हमारे सिक्किम में, नागालैंड में, मिजोरम में यहाँ एक ही लोकसभा की सीट होती है। फ्रेंड्स सबसे कम की बात मैंने सबसे ज़्यादा ऊपर डिस्कस किया है, और सबसे कम मैं आपको बता रहा हूँ सिक्किम में, नागालैंड में, मिजोरम में, इनमें सब क्या कितनी कितनी है, इनमें एक ही लोकसभा की सीटें हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, दिल्ली और अन्य में एक दिल्ली में कितनी होती है, दिल्ली में 7 होती है फ्रेंड्स, 7। और अन्य जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें कितनी कितनी होती है, एक होती हैं। तो फ्रेंड इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम बात कर रहे हैं किस विधेयक को केवल लोकसभा में रखा जाता है, तो ये वित्त विधेयक को रखा जाता है। तो इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया फ्रेंड, इसके वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 117 में बताया गया है। 117 आर्टिकल के फर्स्ट में यह बताया गया है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अब मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे हैं, तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये लिंक मैं दूंगा, आप वहाँ से मेरे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स, फ्री PDF मिलेगा आपको। अगर फ्रेंड मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।